वेलकम टू नॉलेज हब। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th के विषय राजनीति विज्ञान की पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसका नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो चलिए समझते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे कुछ कानून दिए गए हैं, क्या इनका संबंध किसी मूल्य से है? यदि हाँ, तो वह अंतर्निहित मूल्य क्या है और कारण बताइए। देखो, हमें ये प्रश्न पूछा गया है और उसमें दिया गया कुछ कानून दिए गए और उनमें पूछा है इसका संबंध किस मूल्य से है, और अगर है तो उसका क्या कारण है, ये हमें बताना है। तो आज का पहला जो कथन है वो ये है कि पुत्र और पुत्री दोनों का परिवार की संपत्ति में हिस्सा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन को क्या समझने में आ रहा है कि ये यहाँ पर कोई ना कोई मूल्य है, और वो कौन सा मूल्य है? तो वो मूल्य है समानता का। ठीक है, और न्याय के मूल्य से संबंधित। हम क्या कहेंगे? तो हाँ, इस कानून का संबंध समानता और न्याय के मूल्य से है। और इसका कारण क्या है? तो हम कारण बताएंगे कि इस कानून के अनुसार परिवार की संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार होता है, और यह लैंगिक समानता को बढ़ाता है और भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे समानता का जो मूल्य है वो लागू होता है। अगला कथन है, अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री कर का सीमांकन अलग अलग होगा, यानी कि अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं पर अलग अलग कर है वो लगेगा। तो क्या ये किसी मूल्य से संबंधित है या नहीं है? तो हम कहेंगे हाँ, ये एक मूल्य से संबंधित है, और ये मूल्य है कि इस कानून का संबंध न्याय और विविधता के सम्मान के मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर क्या कारण बता सकते हैं आप कि अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं पर भिन्न भिन्न बिक्री कर दरें निर्धारित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कर का बोझ वस्तु की प्रकृति और उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित हो, यानी कि जो वस्तु ज्यादा आवश्यक है उनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाए, यानी कि जैसे अनाज हो गया, दवाइयां हो गई, इनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाए या शून्य रखा जाए, और जो बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है और भोग विलास की वस्तुएं हैं उनके ऊपर टैक्स है वो बढ़ाया जा सकता है। अगला कथन है, किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मूल्य लागू हो रहा है? तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ पर एक मूल्य लागू हो रहा है और इसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। कौन सा मूल्य लागू हो रहा है? धर्मनिरपेक्षता, और उसके साथ ही समानता का मूल्य भी यहाँ पे लागू किया जा सकता है। तो कारण देखते हैं कि कारण क्या हो सकता है। तो सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न देने का उद्देश्य सभी धर्मों का समान आदर करना है। तो यहाँ पे समानता का मूल्य लागू हो गया, समान आदर करना, और एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देना। और यह किसको दर्शाता है? तो यह धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को दर्शाता है। यहाँ पर कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता और समानता दोनों मूल्य लागू हो रहे, जिसमें राज्य और धर्म को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के अंदर। अगला कथन, बेगार अथवा बधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, ये कानून हो गया। तो इस कानून के अंदर भी एक मूल्य है, तो हाँ, हम कहेंगे कि हाँ, इसके अंदर एक मूल्य है, और इस कानून का संबंध स्वतंत्रता, मानव गरिमा और न्याय के मूल्य से संबंधित है। तो कैसे संबंधित है, कारण बताने का प्रयास हम करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि बेगार या बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार देना है। तो यानी कि ये एक तरह से कौन सी बात हो गई? स्वतंत्रता की, अपनी मर्जी से कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद बेगार या बधवा मजदूरी में लोगों को बिना उचित मेहनताना दिए या जबरदस्ती काम कराया जाता है, जो उनकी स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि स्वतंत्रता, मानव गरिमा और न्याय के मूल्य से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, नीचे कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, बताएं कि इनमें से किसका इस्तेमाल निम्नलिखित कथन को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता। क्या लिखा है? नहीं किया जा सकता। तो कथन क्या है कि लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत। ठीक है, ये कथन यहाँ पे स्टॉप हो गया, और हमें चेक करना है कि जो नीचे कुछ कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा कथन है वो इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कथन हम पढ़ते हैं कि लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए होती है, यानी कि सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए हमें संविधान की जरूरत होती है। यह हमें कुछ हद तक सही लग रहा है।
ठीक है, हमको क्या पता करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम एक बार इन सबको सेट करके देखते हैं, जो नहीं है वो फिर हम लास्ट में उसका उत्तर बताएंगे। अगला कथन है कि लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से सुरक्षा देने के लिए होती है। तो ये बात भी सही है कि संविधान है वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का काम करता है। तीसरा कथन है औपनिवेशिक शासन की स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है, यानी कि लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत औपनिवेशिक शासन, यानी कि जो जैसे हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, तो उस राज से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। अगला कथन क्या कहता है, यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्षणिक आवेग में दूरगामी के लक्ष्यों से कहीं विचलित ना हो जाए, यानी कि जो मानव है या जो देश की सत्ता है वो आवेग में आकर जो हमारे बड़े लक्ष्य हैं, दूरगामी लक्ष्य हैं, उनसे कहीं भटक ना जाए, इसलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। ये बहुत सही बात है। अगला कथन है शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव लाने के लिए, यानी कि लोकतंत्र में संविधान है वो शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव लाने का काम करता है, मतलब ये कथन भी सही है। तो हमारा एक ही कथन हुआ, कौन सा कथन, ग, जो इस लाइन के अनुसार यानी कि इस कथन के अनुसार सेट नहीं हो रहा था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प ग कौन सा था, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है का इस्तेमाल इस कथन को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता। कारण क्या बताएंगे इसका, तो संविधान की आवश्यकता लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना, यानी ये हमारा पहला कथन वाला हो गया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दूसरा कथन हो गया। दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए और शांतिपूर्ण सामाजिक बदलाव लाने के लिए होती है। इस तरह से बाकी के चारों कथन इसके अंदर समाहित हो गए। लेकिन संविधान का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। लोकतंत्र के अंदर संविधान है वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद जो हमने देश बनाया, हमने जो शासन व्यवस्था बनाई है, उस शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से संचालित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की बहसों को पढ़ने और समझने के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये क, ख और ये ग तीन कथन दिए गए और इनमें हमें दो प्रश्न पूछे हैं, एक तो ये वाला और एक दूसरा वाला। मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग अलग कलर लिया है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो सके। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि इनमें से कौन सा कथन इस बात की दलील है कि संविधान सभा की बहसें आज भी प्रासंगिक है, यानी कि संविधान सभा के समय जो जो बहसें हुई थी वो आज भी सही है। और कौन सा कथन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि ये बहसें आज भी प्रासंगिक नहीं है, यानी कि हमें ये पता करना पहले कि इनमें से कौन सी बात है वो आज भी प्रासंगिक है और कौन सी बात आज प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से किस पक्ष का आप समर्थन करेंगे और क्यों करेंगे। तो इन तीन बातों में से आप किस किस का समर्थन करेंगे और क्यों करेंगे उसका कारण हमें बताना पड़ेगा। तो पहले हम इन कथनों के बारे में बात करते हैं। तो पहला कथन क्या है कि आम जनता अपनी जीविका कमाने और जीवन की विभिन्न परेशानियों से निपटारे में व्यस्त होती है। आम जनता इन बहसों की कानूनी भाषा को नहीं समझ सकती। ठीक है, ये पहला कथन हो गया। तो क्या ये बहस आज भी प्रासंगिक है या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कहेंगे कि उस समय जब जनता थी उसको अपन कह सकते थे कि वो अपने कामकाज में व्यस्त रहती थी और उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो जनता जागरूक है और वो संविधान की कानूनी भाषा को समझ सकती है, इसलिए ये कथन वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गया। कैसा हो गया, अप्रासंगिक। कथन ख क्या कहता है कि आज की स्थितियां और चुनौतियां संविधान बनाने के वक्त की चुनौतियों और स्थितियों से अलग है। संविधान निर्माताओं के विचारों को पढ़ना और अपने नए जमाने में इस्तेमाल करना दरअसल अतीत को वर्तमान में खींच लाना है। यानी कि ये बात फिर से क्या हो गई कि उस समय हमारे सामने अलग चुनौतियां थी और इस समय हमारे सामने अलग चुनौतियां, ऐसा ये कथन कहना चाहता है। और अगर उस समय की बातों को हम अभी याद करते हैं तो वो वर्तमान में अपने अतीत को खींच कर लाने जैसी बात है, ऐसा ये कथन कह रहा है। लेकिन ये बात सही
नहीं है, क्योंकि उस समय जो चुनौतियां थी लगभग वैसी ही चुनौतियां आज भी हमारे सामने मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे ये कथन भी अप्रासंगिक है। कैसा है? अप्रासंगिक। ठीक है, तो हमने देखो प्रश्न में क्या पूछा था कि कौन कौन से कथन प्रासंगिक है और कौन से कथन अप्रासंगिक है। ठीक है, तो कथन क और कथन ख दोनों है अप्रासंगिक। कथन ग, संसार और मौजूदा चुनौतियों को समझने की हमारी दृष्टि पूर्णतया नहीं बदली है। संविधान सभा की बहसों से हमें यह समझने के तर्क मिल सकते हैं कि कुछ संवैधानिक व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब संवैधानिक व्यवहारों को चुनौती दी जा रही है, तो इन तर्कों को न जानना संवैधानिक व्यवहारों को नष्ट करना हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी दृष्टि पूर्णतया बदली नहीं है, और उस समय की जो तर्क यानी कि उस समय जो बहस हुई थी वो आज भी हमें ये समझने में मदद करती है कि संविधान के अंदर ऐसे मूल्य क्यों जोड़े गए थे। ठीक है, तो हमने देखा कि पहला और दूसरा दोनों कथन अप्रासंगिक है और तीसरा कथन है वो प्रासंगिक है। चलो इसका आंसर लिखते हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे? जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या हो गया कि दिए गए कथनों में से प्रासंगिकता के पक्ष में कौन सा कथन ज्यादा प्रासंगिक है, तो वो हो गया कथन ग। तर्क प्रस्तुत करता है कि संविधान सभा की बहसें आज भी प्रासंगिक है, और यह बताता है कि संविधान सभा की बहसें हमें उन तर्कों को समझने में मदद करती है जिन पर संवैधानिक मूल्यों और व्यवहारों की नींव रखी गई। यानी कि संविधान के अंदर जो जो भी मूल्य क्यों जोड़े गए थे उन सब की समझ अगर कोई हमें बताता है तो वही कथन ग बताता है। ठीक है, और अप्रासंगिकता के पक्ष में यानी कि कौन कौन से कथन अप्रासंगिक थे, तो दोनों हमने देख लिए थे, एक तो कथन क और एक कथन ख, ये दोनों अप्रासंगिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा पूछा था कि आप किसका समर्थन करेंगे और क्यों करेंगे, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे मैं प्रासंगिकता के पक्ष में समर्थन करूंगा, अर्थात कथन ग का समर्थन करूंगा। अब क्यों करेंगे, तो इसका कारण हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। तो कारण हो गया कि संविधान की स्थितियां और उसकी मूल भावनाओं को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके निर्माण के समय की सोच और उन तर्कों को समझे जिन पर यह आधारित था। यानी कि संविधान जब बना तो उस समय संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी और उन्होंने क्यों इन मूल्यों को संविधान के अंदर जोड़ा था, ये हम समझ सकें। संविधान सभा की बहसें न केवल हमें यह बताती हैं कि कुछ प्रावधान क्यों बनाए गए, बल्कि यह भी समझने में मदद करती हैं कि इसका किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जो संविधान के अंदर जो मूल्य जोड़े गए उनका प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये बहसें हमें ये भी समझा सकती हैं। इन बहसों का अध्ययन करके हम संविधान की मूल भावना को समझ सकते हैं और बदलते समय में इसे सही रूप में लागू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे कि कौन सा कथन ज्यादा प्रासंगिक है और कौन सा कथन कम प्रासंगिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रसंगों के आलोक में भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं और उन पॉइंटों का भारतीय संविधान में किस तरीके से वर्णन किया गया और पश्चिमी अवधारणा यानी कि पश्चिमी देशों के अंदर उन तथ्यों को लेकर किस तरह की सोच है, तो उन दोनों का अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो कथन क या जो पहला पॉइंट है वो दे रखा है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा में अंतर स्पष्ट करना है। तो हम बताएंगे भारतीय संविधान के अंदर किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया और पश्चिमी अवधारणा के अंदर कौन सी तरह की धर्मनिरपेक्षता को लागू किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान। जो भारत का संविधान है वो राज्य को धर्म से तटस्थ बनाता है, लेकिन यह धर्मों के बीच समानता और विविधता को भी प्रोत्साहित करता है। यानी कि तटस्थ का मतलब क्या हुआ कि राज्य किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेगा, यानी कि वो सभी धर्मों के लिए समानता का साथ या समानता का व्यवहार करेगा, लेकिन यह धर्मों के बीच समानता और विविधता को भी प्रोत्साहित करेगा। भारत में धार्मिक विविधता का सम्मान किया जाता है और राज्य कभी कभी धार्मिक पहचान को लेकर कदम उठाता है, जैसे धार्मिक छुट्टियां, पूजा स्थल का निर्माण, संरक्षण आदि। तो भारत के अंदर राज्य है वो धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। वहीं पश्चिमी अवधारणा क्या कहती है कि राज्य और धर्म के पूर्ण पृथक्करण को महत्व देती है, यानी कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग है। वहां पर धर्म है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला, ना कि सामाजिक मामला। यहाँ राज्य धार्मिक मामलों से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है
और धार्मिक संस्थाओं का राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि धर्म का राजनीति में नहीं होता और राजनीति का धर्म में नहीं होता। इस तरीके से वहां की पश्चिमी अवधारणा को लागू किया जाता है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 370 और 371, इसके बारे में भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा किस तरीके से व्यवहार करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संघवाद का ऐतिहासिक रूप से विषमतापूर्ण संविधान रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। आप सबको पता है कि भारत है वो विविधताओं का देश है, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा विविधता है, जबकि अमेरिकी जो संघवाद है वो सममितिपूर्ण है, यानी कि वहाँ बहुत ज्यादा विविधता नहीं पाई जाती है, इसलिए वहाँ अलग तरह से किसी तरह की राज्यों को छूट नहीं दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर राज्यों को अलग तरह से छूट दी जाती है। 370 में जम्मू कश्मीर को और 371 के अंदर अलग अलग राज्यों को छूट दी गई है। तो इसी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और इस प्रकार अनुच्छेद 370 का संबंध एक विशेष राज्य यानी कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने से है, जबकि अनुच्छेद 371 विभिन्न राज्यों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका के अंदर नहीं है। कथन गया। अगला पॉइंट कहता है कि सकारात्मक कार्य योजना या अफर्मेटिव एक्शन ये क्या चीज है, और इसके बारे में भारतीय संविधान और पश्चिमी देश या पश्चिमी अवधारणा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हम, भारत में सकारात्मक कार्य योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों, जातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की प्रणाली के रूप में लागू होती है। यहाँ पे सकारात्मक कार्य योजना का मतलब क्या हुआ कि सरकार है वो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य करेगी। ठीक है, तो इसके तहत सरकार है वो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम करती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत यह आरक्षण लागू किया जाता है। और अमेरिका में इसे अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। यही व्यवस्था अमेरिका के अंदर भी है और इसे वहां पर क्या बोला जाता है, अफर्मेटिव एक्शन। और यहाँ पर ये जो व्यवस्था है वो नस्लीय और लिंगीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए लागू की जाती है। तो हम कहेंगे कि दोनों का उद्देश्य तो समानता के अवसर को सुनिश्चित करना है। दोनों कर क्या रहे हैं, समानता को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि दोनों का उद्देश्य समानता के अवसर सुनिश्चित करना है, पर लागू करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। अगला, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है, तो हम इसके बारे में क्लास में भी बात कर चुके हैं। एक बार फिर से इसके बारे में बात करते हैं। इस सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है, यानी कि उसे वोट देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक निश्चित आयु पूरी कर लेने से ही उसको मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। लोकतंत्र का मूल यही है कि सभी लोग यानी कि पूरी जनता है वो शासन के अंदर भागीदार बनेगी, जो सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं। परंतु पश्चिमी लोकतंत्रों में हाल ही में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है, जबकि भारत में यह हमेशा से बिना किसी रोक टोक के दिया गया है। यानी कि भारत की बात करें तो भारत में शुरू से ही महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जबकि पश्चिमी देशों के अंदर अब जाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाए गए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, आप किसकी बात कर रहे हैं, भारत के संविधान में। तो पहला कथन है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होगा। ये धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत है, लेकिन हमने इसे अपनाया नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, भारत की कर रहे हैं। राज्य का धर्म से घनिष्ठ संबंध होगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, ये भी बात सही नहीं है। राज्य सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा। अगला कथन है, राज्य धार्मिक समूह के अधिकारों को मान्यता देगा। यह बात बिल्कुल सही है कि वो धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता देगा, और राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्तियां होंगी। कैसी शक्तियां होंगी,
सीमित शक्ति यानी कि कुछ हद तक धर्म के अंदर जो आडंबर और जो कुरीतियां चल रही है उसे समाप्त करने में राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है। तो हम कहेंगे कि कथन डी और कथन ई, ये जो दो सिद्धांत है वो भारत के संविधान के अंदर अपनाए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये जो मिलान करने वाले प्रश्न हैं उसके मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। आपको इस तरीके से नहीं करना है कि जैसे आप लिख देते हैं ए का ए, बी का सेकंड, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। हमें या तो इस प्रश्न को इस तरीके से करना है कि लाइन खींचकर उसके सही आंसर को उसका मिलान करें, या उसके सामने बिल्कुल सही आंसर जो है उसे लिख दिया जाए, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो कथन क्या कह रहा है, विधवाओं के साथ व्यवहार की आलोचना करने की स्वतंत्रता। ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो ये जहां भी उदार व्यक्तिवाद की व्यवस्था देखने को मिलती है वहां पे हम कह सकते हैं कि वहां जो विधवाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसकी आलोचना हम कर सकते हैं, ठीक है। बी क्या है कि संविधान सभा में तर्क के आधार पर न कि स्वार्थ के आधार पर निर्णय लेना। संविधान सभा के अंदर जो निर्णय लिए गए थे वो तर्क के आधार पर लिए गए थे, ना कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर। तो ये किसकी ओर दर्शाता हमें, ये हमें बताता है कि ये हमारी प्रक्रियागत या प्रक्रियात्मक उपलब्धि मानी जाती है। तीसरा पॉइंट, व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार करना। ये हमारे संविधान की एक ठोस उपलब्धि मानी जाती है कि उसने व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार किया और उसे धर्मनिरपेक्षता के तहत अधिकार दिया गया। चौथा पॉइंट है अनुच्छेद 370 और 371, इन दोनों की बात अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। ये दोनों है वो राज्यों को विशेष दर्जा देने का काम करते हैं। कौन सा दर्जा, राज्यों को विशेष बनाते हैं। तो ये अपन कहेंगे कि किसी विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या उसके ऊपर ध्यान देने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। और अंतिम है परिवार की संपत्ति और बच्चों के संबंध में महिलाओं के अधिकारों में असमानता। ये हमें किसकी बारे में बात करता है, ये लैंगिक न्याय की उपेक्षा मानी जाती है। क्या मानी जाती है, लैंगिक न्याय की उपेक्षा, यानी कि लैंगिक न्याय नहीं मिल रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वापस इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको पुनः देख सकते हैं। तो आपको जो सही लगे इन दोनों में से उस तरीके से आप इस प्रश्न को कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7, यह चर्चा एक कक्षा में चल रही थी। विभिन्न तर्कों को पढ़े और बताएं कि आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों हैं। तो ये एक क्लास के बच्चे हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं और वो हमारे संविधान के बारे में बात कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है कि इन तर्कों को पढ़ें और बताएं कि आप इनमें से किस से सहमत हैं और क्यों सहमत हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आपको इनमें से सही कौन लगा और क्यों लगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि वो क्या बहस कर रहे हैं क्लास के अंदर। तो जयेश नाम का जो लड़का वो कह रहा है कि मैं अब भी मानता हूं कि संविधान एक उधार का दस्तावेज है, यानी कि हमारा जो संविधान है वो एक उधार का दस्तावेज है, हमने बाहर से चीजें अंदर ली है, ऐसा जयेश का मानना है। वहीं सवा क्या कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इसमें भारतीय कहने जैसा कुछ भी नहीं है, क्या मूल्यों और विचारों पर हम भारतीय अथवा पश्चिमी जैसा लेबल चिपका सकते हैं क्या, यानी कि जो मूल्य है क्या उन मूल्यों को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भारतीय मूल्य है और ये पश्चिमी मूल्य, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं महिलाओं और पुरुषों की समानता का ही मामला ले लो, इसमें पश्चिमी कहने जैसा क्या है, और अगर ऐसा है भी तो क्या हम इसे मंच पश्चिमी होने के कारण खारिज कर देगा। ऐसा कह रही है सभा कि मूल्यों के ऊपर हम भारतीय और पश्चिमी का लेबल नहीं चिपका सकते, मूल्य तो सभी जगह एक जैसे होते हैं। अब ये महिला और पुरुष का ही मामला ले लें कि महिला और पुरुषों की समानता की बात हम अमेरिका में करें चाहे भारत में करें, ये हमारे लिए एक जैसी होगी। और अगर कोई अच्छी चीज हम वहां से ले रहे हैं तो क्या हम इस आधार पर उसे समाप्त कर दे या नहीं अपनाएं कि ये तो पश्चिमी है, तो ऐसी बात नहीं है। तो जयेश फिर कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद क्या हमने उनकी संसदीय शासन की व्यवस्था नहीं अपनाई, यानी कि वो कहना चाहता है कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे हम, उसके बाद हमने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तब भी हमने अंग्रेजों की जो संसदीय शासन व्यवस्था थी उसी को अपना लिया। तो तब नेहा कहती है कि तुम यह भूल जाते हो कि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो हम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थे,
अब इस बात का शासन की जो व्यवस्था हम चाहते हैं उसको अपनाने से कोई लेना देना नहीं है, चाहे यह जहां से भी आई हो। ठीक है, तो ये उन बच्चों की बहस थी जो हमने सुन ली। अब उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या विचार होने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम कहेंगे कि मैं नेहा और सबा की बात से सहमत हूँ। तो ऐसा क्यों कहेंगे, तो सबा क्या कह रही है कि सबा का तर्क सही है कि किसी भी मूल्य या विचार को मंच पश्चिमी या भारतीय कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे विचार सार्वभौमिक है, यानी कि ये सभी जगह एक जैसे हैं और समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं, चाहे उनकी प्रेरणा कहीं से भी आई हो। उदाहरण के लिए महिलाओं और पुरुषों की समानता का विचार किसी विशेष संस्कृति का नहीं है, बल्कि हर समाज में समानता के प्रति एक नैतिक दृष्टिकोण माना जा सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मूल्यों के ऊपर पश्चिमी या भारतीय का लेबल हम नहीं लगा सकते। वही नेहा कहती है कि क्योंकि ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने का उद्देश्य सिर्फ विदेशी हुकूमत का अंत था, न कि उन व्यवस्थाओं का विरोध करना जो समाज के लिए लाभकारी हो सकती है। यानी कि जब हम अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे तो हम केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि उन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो समाज के लिए लाभकारी हो सकती थी। इसी तरह हमने संसदीय व्यवस्था जो हमारे परिप्रेक्ष्य में लाभकारी थी तो उसे अपना लिया था। तो हम कहेंगे कि भारतीय संविधान में कई विशेषता भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार ढाली गई, भले ही कुछ संरचनाएं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित हो सकती है। प्रश्न नंबर 8, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधिमूलक नहीं थी? क्या इस कारण हमारा संविधान प्रतिनिधियात्मक नहीं रह जाता? इसके उत्तर के कारण बताएं। यानी कि हमें यहाँ ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो बनाने की प्रक्रिया थी वो प्रतिनिधिमूलक नहीं थी, यानी कि वो लोकतांत्रिक नहीं थी, और इस वजह से क्या हमारा संविधान प्रतिनिधियात्मक संविधान नहीं रह जाता है क्या? इसके लिए हमें अपने उत्तर के कारण बताने। तो हम लिखते हैं, यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह प्रतिनिधिमूलक नहीं थी, यानी कि लोकतांत्रिक नहीं थी। क्यों नहीं थी, तो इसके कुछ कारण हम बता रहे हैं। तो पहला कारण है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, वो जनता द्वारा चुने हुए नहीं थे। उसके बाद दूसरा कथन या दूसरा कारण हम बता सकते हैं कि इसके सदस्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन वे 1946 के प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था, यानी कि जनता ने नहीं चुना था उनको। किन किन लोगों ने चुना था, तो प्रांत के जो विधानमंडल थे उस समय उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनको चुना। इस प्रक्रिया में एक व्यापक जन प्रतिनिधित्व का अभाव था, यानी कि यहाँ जन प्रतिनिधित्व का अभाव इसलिए अपन कह सकते हैं क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संविधान में या संविधान सभा में नहीं पहुंचे थे। खासकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अल्पसंख्यक समूह का यहाँ पर अभाव था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान सभा थी या संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी वो प्रतिनिधिमूलक नहीं थी। ठीक है, अब हम कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो, इन कारणों की वजह से हमारा जो संविधान है क्या वो पूरी तरह से अप्रतिनिधियात्मक बन जाता है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो हम का क्या कारण बताएंगे कि ऐसा नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस कारण से हमारा संविधान पूरी तरह अप्रतिनिधियात्मक नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि संविधान सभा ने भारत के सभी हिस्सों, समूहों के विचारों को समाहित करने का प्रयास यहाँ पर किया था। संविधान निर्माण के दौरान विस्तृत चर्चाएं हुई, विभिन्न समूहों के सुझाव को लिया गया और खुले विचार विमर्श के जरिए संविधान को ऐसा स्वरूप देने का प्रयास किया गया जो भारत के सभी वर्गों, समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारा जो संविधान है वो आज भी प्रतिनिधियात्मक संविधान ही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान की एक सीमा है कि इसमें लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। आप इस आरोप की पुष्टि में कौन से प्रमाण देंगे? यदि आज आप इस संविधान को लिख रहे होते तो इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में आप किन प्रावधानों की सिफारिश करते हैं? यहाँ पे हमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंदर लैंगिक न्याय पर ध्यान नहीं दिया गया और इसके कौन कौन से प्रमाण है वो हमको यहाँ पर पूछे गए। और फिर ये भी पूछा गया है कि उन
कमियों को पूरा करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? ठीक है, तो हम पहले ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम किस आधार पर ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंदर लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तो लिखते हैं, भारतीय संविधान में लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसके प्रमाण निम्नलिखित हैं। पहला प्रमाण है समान नागरिक संहिता की कमी, यानी कि जब महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों की बात आती है तो हमेशा महिलाओं के अधिकारों में असमानता हमको देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा प्रमाण हम दे सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार में हमको असमानता देखने को मिलती है। जैसे महिलाओं को समान संपत्ति के अधिकार नहीं मिले हुए हैं। जैसे कि एक परिवार की संपत्ति पर एक पुत्र और एक पुत्री का समान रूप से अधिकार होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह हम तीसरा प्रमाण ये बता सकते हैं कि समान वेतन और रोजगार के अवसर है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे। हम कह सकते हैं कि महिलाओं को समान वेतन और अवसरों में अक्सर भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन महिलाओं को उसी कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। ऐसा हमको अक्सर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अगर इस संविधान को हम बना रहे होते तो हम क्या क्या सुझाव दे सकते थे इस समय, उसके बारे में बात करते हैं। तो सुधार की सिफारिश, हम क्या क्या सिफारिशें कर सकते हैं? तो हम पहली सिफारिश कर सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और समान अवसरों के कानून बनाए जाने चाहिए। दूसरी सिफारिश है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए जो महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिलाने में मदद कर सके। तीसरी सिफारिश हम कर सकते हैं कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि महिलाएं स्वयं राजनीति का हिस्सा बने और अपने आप का सशक्तिकरण कर सके। चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। सरकार को ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, महिलाओं को ऐसे अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। उसके लिए महिलाओं की शिक्षा के ऊपर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन सभी सुधारों से लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ एक बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकार मौलिक अधिकारों की केंद्रीय विशेषता के रूप में दर्ज करने की बजाय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में क्यों रख दिए गए हैं? यह स्पष्ट नहीं है। क्या आप जानते हैं सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में रखने के क्या कारण रहे होंगे? तो देखो, यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक विकासशील देश या अपने आप में जो देश गरीब है शुरू के समय में, उस देश के अंदर कुछ ऐसे अधिकार जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं उनको मूल अधिकारों में ना रखकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड के अंदर रखा गया है। तो ऐसा क्यों है, ये स्पष्ट नहीं है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अपन से ये पूछा गया है कि आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो और ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उन अधिकारों को मूल अधिकार बनाने की बजाय नीति निर्देशक तत्वों के अंदर रखा गया। तो हम उत्तर लिखते हैं कि मैं इस कथन से सहमत हूं कि गरीब और विकासशील देशों के कुछ बुनियादी सामाजिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की बजाय राज्य की नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में रखने का निर्णय कुछ हद तक अस्पष्ट लगता है, लेकिन इसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ हम बता रहे हैं। तो पहला कारण है आर्थिक सीमाएं, यानी कि एक देश जब आजाद होता है, नया नया संविधान बनाता है, तो अपन कह सकते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। हम अपने ही देश के ऊपर लागू कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति आर्थिक स्थिति है वो कमजोर थी, जिससे इन अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाकर तुरंत लागू करना संभव नहीं था। इस वजह से हमने इसे नीति निर्देशक तत्वों के अंदर रख दिया। दूसरा कारण हम बता सकते हैं कि कार्यान्वयन में लचीलापन, नीति निर्देशक तत्वों में रखने से सरकार को इन अधिकारों को समय और संसाधनों के अनुसार लागू करने का लचीलापन मिल गया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मूल अधिकार हैं वो वाद्य योग्य होते हैं, यानी कि अगर मूल अधिकार नहीं मिलते हैं तो जनता सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से कह सकती है कि हमें ये अधिकार नहीं मिल रहे, आप हमें ये अधिकार उपलब्ध करवाओ। ठीक है, लेकिन अगर ये जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार थे इनको भी अगर मूल अधिकार के अंदर ही रख दिया जाता तो जनता के लिए ये भी वाद्य योग्य हो जाते।
और ये उपलब्ध कराने के लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति हमारे पास सक्षम नहीं थी। इस वजह से हमने ये कहाँ रख दिया है, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर वे सभी बातें हैं जो समय और संसाधन उपलब्ध होने पर सरकार है वो उनको उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार को थोड़ा लचीलापन मिल जाता है। अगला कारण हम बता सकते हैं कि आदर्श और प्रेरणा, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है वो एक राज्य के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये अधिकार आदर्श के रूप में शामिल किए गए ताकि भविष्य में संसाधनों के अनुसार इन्हें हासिल किया जा सके। यानी कि जो सामाजिक आर्थिक अधिकार है वो एक आदर्श के रूप में भारतीय संविधान के अंदर शामिल किए गए और भविष्य में जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे उसके आधार पर हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अगला है कानूनी बाध्यता से बचाव, जैसे कि मौलिक अधिकार न बनाकर इन्हें नीति निर्देशक तत्वों में रखना सरकार पर कानूनी दबाव कम करने का उद्देश्य था। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मूल अधिकार है वो वाद योग्य होते हैं, तो जनता अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया। इस वजह से सरकार को यहाँ पर थोड़ा कानूनी दबाव कम हो जाता है कि वो जब भी सुविधाएं हो, भविष्य में संसाधन उपलब्ध होंगे, उसी आधार पर इन अधिकारों को लागू करने का काम करेगी। ठीक है, लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, आपके विद्यालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस कैसे मनाया? अब देखो ये प्रश्न सभी के लिए अलग अलग कि सभी अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, तो सभी को ऐसे बताना है कि उनके स्कूल में 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है वो किस तरह से मनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आप इसके अंदर क्या क्या शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे कि हमारे विद्यालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, यानी कि क्या क्या गतिविधियां यहाँ पर की गई थी उनके बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे जैसे पहली गतिविधि हम बता सकते हैं प्रस्तावना का पठन करना। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया, जिससे संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रति सम्मान प्रकट हुआ। ठीक है, ये हम पहली गतिविधि बता सकते हैं। इसी तरह से दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें हम बता सकते हैं कि छात्रों ने संविधान और उसके महत्व पर निबंध लिखे और भाषण दिए, जिससे संविधान की समझ और भारतीय लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ी। ठीक है, और जो गतिविधियां हुई उसमें हम ये भी बता सकते हैं कि संविधान पर चर्चा हुई, जैसे कक्षा में संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों और उनके महत्व पर शिक्षकों द्वारा चर्चा की गई, जिससे विद्यार्थियों ने संविधान के उद्देश्यों को गहराई से समझा। तो ये पूरी एक तरह से हिंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या उसके अंदर शामिल कर सकते हो और क्या क्या अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की मूल भावना और सिद्धांतों का महत्व विद्यार्थियों को बताया गया। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न थे वे सभी हमने हल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और आपकी कक्षा में जो भी साथी पढ़ते हैं उनके साथ यह वीडियो भी शेयर कर देना है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।